नमस्कार दोस्तों। आखिर कतर भारत को सस्ता गैस क्यों देने लगा? क्या इसे भी अमेरिका का डर सता रहा है? क्योंकि जो कतर है ये विश्व का सबसे बड़ा जो नेचुरल गैस है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, इसका सबसे बड़ा निर्यातक देश है। लेकिन अमेरिका से इसे कड़ी प्रतिस्पर्धा करना पड़ रही है, यानी कि अमेरिका कतर को पीछे छोड़ते हुए अभी विश्व का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस का निर्यातक बन गया है। तो कतर को यह भी डर सता रहा है कि कहीं अमेरिका यूरोप और एशिया के मार्केट को कैप्चर न कर ले पूरी तरीके से। इसीलिए कतर भारत से भी अपना रिश्ता बेहतर कर रहा है, भारत को सस्ते रेट पे गैस देने के लिए सहमत हो गया है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और भारत भी अपना लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे ज़्यादा आयात कतर से ही करता है। तो आइए इस मुद्दे को डिटेल से समझते हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। हाल ही में भारत और कतर के बीच मंगलवार को, यानी कि कुछ दिन पहले ही, एक अहम समझौता हुआ है। यह समझौता अगले 20 सालों के लिए हुआ है। यह समझौता अगले 20 सालों के लिए हुआ है कतर और भारत के बीच में। समझौते की कुल लागत कितनी है? 78 अरब डॉलर तक है। 78 अरब डॉलर तक समझौते की टोटल लागत है। भारत कतर से साल 2048 तक, भारत कतर से साल 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि जो एलएनजी है ये इंपोर्ट करता रहेगा, यानी खरीदता रहेगा। भारत की जो सबसे बड़ी एलएनजी आयातक कंपनी है, आयात करने वाली कंपनी है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। यह कतर की एक सरकारी कंपनी है। कतर की एक सरकारी कंपनी है कतर एनर्जी, उसके साथ समझौता डील किया है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 75 मिलियन टन, 77.5 मिलियन टन तक गैस निर्यात करता रहेगा। यानी कि जो कतर की ऊर्जा कंपनी है, यानी सरकारी ऊर्जा कंपनी है, भारत को हर साल 7.5 मिलियन टन तक गैस का निर्यात करता रहेगा। इस गैस से भारत करेगा क्या? इस गैस का इस्तेमाल भारत बिजली के उत्पादन में करेगा और जो उर्वरक होता है, यानी जो फर्टिलाइजर होता है, उसे बनाने के लिए करेगा। इसके साथ साथ जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है इसे भारत कन्वर्ट करेगा सीएनजी में, यानी कंप्रेंस नेचुरल गैस में कन्वर्ट करेगा, जिससे गाड़ियां चलती, जिससे व्हीकल चलता है। तो ये समझौता इतना अहम क्यों है? ये समझौता अहम इसलिए भी है क्योंकि इस समझौते में काफ़ी सस्ते रेट में कतर भारत को जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है ये देने के लिए सहमत हो गया है। जो वर्तमान कीमत थी उससे भी कम कीमत में देने पर सहमत हो गया है। नए सौदों के तहत अगले 20 सालों के दौरान तकरीबन 6 अरब डॉलर तक बच जाएगा। भारत का अगले साल तक करीब 6 अरब डॉलर तक पैसा बच सकता है और 2048 तक भारत बहुत सारे डॉलर्स बचा सकता है। तो आइए जानते हैं कि गैस से समृद्ध है कतर। तो कतर के ऊपर एक फोकस डालते हैं, क्योंकि कतर से भारत का जो रिश्ता है सामान्य ही रहा है, कुछ उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए। कतर दुनिया का सबसे बड़ा जो एलएनजी है, यानी जो नेचुरल लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, इसका सबसे बड़ा निर्यातक है। लेकिन अमेरिका अभी इसको पीछे छोड़ते हुए, यानी कि जो यूएसए है इसको पीछे छोड़ते हुए, यानी कतर को पीछे छोड़ते हुए अभी आगे बढ़ गया है। तो इसको भी अब डर सताने लगा है कतर को भी कि कहीं अमेरिका यूरोप और एशिया की मार्केट को कैप्चर न कर ले। इसलिए कतर सालाना 77 मिलियन टन तक गैस निकालता है। अभी वो सोच रहा है कि 2027 तक, यानी कतर चाहता है कि 2027 आते आते कम से कम 126 मिलियन टन तक गैस को निकाले, ताकि जो एशिया और यूरोप है इस मार्केट को पकड़ के रखे कतर। इस मार्केट में कहीं अमेरिका का घुसपैठ न हो जाए, क्योंकि अमेरिका भी अब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है ये अपना निकालना शुरू कर दिया। भारत सरकार देश में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 6.3% तक अपना जो शेयर है ये बढ़ा दिया है। 2030 तक भारत चाहता है कि 15% चला है। तो किस प्रकार से गैस आयात करेगा भारत से? क्योंकि भारत कतर के अलावा और भी कंपनियों से गैस का आयात करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया। लेकिन अपनी ज़रूरतों का भारत जो 54% होता है, यानी कि 54% है, वो सिर्फ कतर से ही भारत इंपोर्ट करता है। तो किस प्रकार से आयात करेगा भारत, इसके बारे में भी समझते हैं। क्योंकि एक समझौता है जिसे बोलते हैं एक्स-सिप समझौता है। एक्स-सिप समझौता, ये एक्स-सिप समझौता क्या है? इसके तहत इस बेसिस पर, एक्स-सिप बेसिस, इस आधार पर, जैसे कि कोई भी कंपनी जो ऊर्जा है, कतर की जैसे सरकारी कंपनी है कतर एनर्जी, इस कंपनी जो ऊर्जा देगी, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस भारत को बेचेगी, तो अपने शिप के माध्यम से देगी, यानी कि अपना भाड़ा अपना ही अफोर्ड करेगी। वैसे जो फ्री ऑन बोर्ड समझौता होता है, फ्री ऑन बोर्ड जो समझौता होता है, इसके तहत जो कंपनी खरीदती थी गैस उसे अपना भाड़ा स्वयं लगाना पड़ता है। अभी जो समझौता हुआ है
एक्सिप बेसिस पे जो समझौता हुआ है, इसमें जो कंपनी अपना बेचेगी, जो कंपनी अपना लिक्विफाइड नेचुरल गैस बेचती है वो अपना ही शिप देती है, अपना साधन देती है। तो ऐसे में जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, यानी कि जो गैस है, नेचुरल गैस है, ये काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, काफ़ी सस्ता पड़ जा रहा है। तो इस आधार पर तो आयात करेगी। आइए एक बार फोकस डालते हैं भारत और कतर के संबंधों के बीच में। भारत और कतर के बीच में किस प्रकार से रिश्ते रहे हैं। भारत और कतर का बीच हमेशा से मित्रतापूर्ण ही रहा है, लेकिन रिश्ते में पहली चुनौती 2022 में आई थी, जब बीजेपी की प्रवक्ता 2022 में आई थी, जब बीजेपी की एक प्रवक्ता थी जिनका नाम था नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा के बारे में एक टीवी शो में पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी की गई थी। तो उस दौरान कतर पहला देश था जिसने भारत से सार्वजनिक माफ़ी मांगने की बात कही कि भारत को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो कतर ने भारतीय राजदूत को बुलाकर भी एक कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसने तुरंत ही जो नुपुर शर्मा हैं इनको बर्खास्त कर दिया गया है। इसके बाद भारत के जो 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारी हैं, इसको कतर के अंतर्गत फांसी की सजा दी गई थी। इन पर आरोप था, कतर के द्वारा लगाया गया था कि ये इजरायल के लिए जो 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारी हैं, ये इजरायल के लिए जासूसी करते थे, इसलिए इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। हालांकि भारत ने बहुत तेजी से पहल किया इन्हें बचाने के लिए, जो 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारी हैं। तो कतर के द्वारा इनकी जो मौत की सजा है इसे टाल दिया गया, इसे बदल दिया गया, दूसरे सजा में इन्हें कन्वर्ट कर दिया गया है। कतर में लगभग 8 से 9 लाख भारतीय काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर कतर भारत को गैस निर्यात करता है। इस लिहाज से दोनों देशों के बीच जो संबंध है काफ़ी अहम भी है, काफ़ी मजबूत ही है। जब सरकार में आए थे 2014 में, पीएम मोदी सरकार में आए थे हिंदुत्व को राजनीति को लेकर, तो ये डर था कि जो गल्फ कंट्री है, यानी कि जो खाड़ी देश है, इससे भारत के रिश्ते काफ़ी बिगड़ सकते हैं। लेकिन 8 से 9 साल तक पूरा हो गया, यानी कि लगभग 10 साल पूरा होने वाला है। लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये गल्फ कंट्री से, जो खाड़ी देश हैं, इससे अपना संबंध काफ़ी बेहतर बनाकर रखे हैं। तो आइए एक बार फोकस कर लेते हैं कतर के लोकेशन पर और कतर के बारे में थोड़ा सा और भी जानकारी इकट्ठा करें। सबसे पहले तो कतर के लोकेशन के बारे में देखते हैं। तो कतर तो सबसे पहले 3 तरफ से सागर से घिरा है, यानी कि जो पर्शियन गल्फ है, 3 तरफ से पर्शियन गल्फ से घिरा है। सिर्फ कतर का एक ही हिस्सा जो सऊदी अरब से लगती है, यानी कि सऊदी अरब से अटैच करता है। उसके साथ साथ बहरीन है इसके बगल में। बहरीन के बीच में एक खाड़ी है, बहरीन की खाड़ी। बहरीन देश और जो कतर है, इन दोनों को डिवाइड करती है। और जो कतर का कैपिटल से, यानी कि जो इसकी राजधानी है यहाँ पर है, ये है दोहा कतर की राजधानी है। कतर में जितने भी निवासी रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, 80% लोग दोहा में ही रहते हैं, बाकी 20% लोग कतर के अन्य भूभाग पे रहते हैं। यहाँ के अगर भूस्थल की बात किया जाए तो ज़्यादातर इसके भूस्थल समतल ही हैं, ज़्यादातर भूस्थल इसके समतल है, निचले रेगिस्तान से बना हुआ है। अगर इसका सबसे बड़ा शहर दोहा ही है। अगर इसकी भाषाएं की बात किया जाए तो जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वे है अरबी भाषा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसके साथ साथ जो सामान्य भाषाएं कतर में बोली जाती है वो इंग्लिश बोली जाती है, यानी कि अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। अगर जाति समुदाय की बात किया जाए तो 40% यहाँ पर अरबी मूल के लोग रहते हैं, अरबी भाषा वाले लोग रहते हैं। और उसके बाद 36% लोग यहाँ पर दक्षिण एशियाई मूल के रहते हैं। फिर 21% भारतीय रहते हैं, 21% भारतीय कतर में रहते हैं। फिर उसके बाद 12.5% फिर यहाँ पर बांग्लादेशी रहते हैं, 4.5% पाकिस्तानी रहते हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तानी रहते हैं, 4.3% तक श्रीलंकाई रहते हैं। उसके साथ साथ 9% मिस्र के लोग रहते हैं और 14% में अन्य लोग हैं जो कतर में रहते हैं। अगर धर्म की बात किया जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा धर्म जिसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है इस्लाम, यानी कतर इस्लाम धर्म को मानता है। इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले कतर में कितने हैं? 65.5% लोग यहाँ पर इस्लाम धर्म को मानते हैं। और उसके साथ साथ 15% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, यानी हिंदू धर्म के लोग भी 15% से ऊपर हैं जो कतर में रहते हैं। उसके बाद 14.2% लोग हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं और 3.3% लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं और 1.9 लोग हैं जो अन्य भाषा यानी अन्य धर्म को मानते हैं। अगर सरकार की बात किया जाए कतर में, तो कतर में एकात्मक अधिनायकवादी संसदीय अर्धसंस्थात्मक राजतंत्र है। ध्यान रखिएगा, कतर के अंतर्गत राजतंत्र है। यहाँ के जो हेड होता है उसको अमीर बोला जाता है और उसके जो उप हेड होते हैं उनको उप अमीर बोला जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री का नंबर आता है।
उसके बाद प्रधानमंत्री का नंबर आता है। तो ये था कतर, और कतर और भारत के बीच में संबंधों के बारे में हो गया। और उसके बाद हो गया एलएनजी के बारे में, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, यहाँ सबसे ज़्यादा निर्यात करता था कतर, अभी अमेरिका उसे डोमिनेट्स कर दिया है। और क्यों कतर के साथ भारत के साथ कतर बेहतर रिश्ता चाहता है, क्यों सस्ते रेट में देता है, इसके बारे में भी समझ लिए। थैंक यू।